नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 5 के पर्यावरण विषय में आज हम पाठ 18 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है तरह तरह के घर। इसके प्रथम वीडियो में हमने विभिन्न प्रकार के घरों के बारे में बताया था कि कुछ कच्चे घर होते हैं तो कुछ पक्के घर होते हैं और कुछ घर ऐसे होते हैं जो बहुमंजिला बनाए जाते हैं। तो ऐसे घर हमें बड़े बड़े शहरों में देखने को मिलते हैं। गांव में इस तरह के बहुमंजिला मकान कम दिखाई देते हैं। आगे भी कई घरों के बारे में ऐसे बताया है जो सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं, जिसे हाउसिंग बोर्ड के घरों के बारे में बताया गया है कि जो कि सरकार द्वारा सुविधा युक्त मकान बनाए जाते हैं, जिसका भुगतान छोटी छोटी किस्तों में करना होता है। तो इसके बारे में आगे चर्चा की गई है कि सभी सुविधाओं से युक्त मकान बनाने के लिए अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है। यानी हम कोई भी मकान बनाते हैं तो उसमें पैसा खर्च करना पड़ता है, क्योंकि वो सामान आता है तो उसके लिए जितना पैसा होगा उसको देकर ही हम मकान बनाते हैं। लोग मकान अपनी आवश्यकता व क्षमता अनुसार बनाते हैं। यानी जो धनवान पैसे वाले लोग होते हैं वो बड़े मकान और सुंदर आकर्षक चीज़ें लगाकर बनाते हैं, किंतु वहीं गरीब होता है तो वो पैसे को देखकर ही आवश्यकता छोटा बड़ा बनाता है। तभी तो कुछ मकान छोटे बड़े तो कुछ कच्चे पक्के होते हैं। सरकार द्वारा भी सुविधा युक्त मकान बनाकर दिए गए हैं, जिसका भुगतान हमें छोटी छोटी किस्तों में करना होता है। यानी आज गरीब किसान या कोई गरीब लोगों को देखकर सरकार के द्वारा भी सुविधाएं दी गई है, जो कि छोटी छोटी किस्तों में वह मकान में रहने की व्यवस्था कर रही है। इस प्रकार सभी को अपनी आवश्यकता की क्षमता के अनुसार मकान मिल जाता है। हमारे राज्य में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड इस प्रकार के मकान बनाकर देता है। यानी जो हमारी राजस्थान सरकार है वो गरीब लोगों के लिए इस तरह की किस्तों में मकान देने की व्यवस्था की है कि वह छोटी छोटी किस्तें भरते रहेंगे, फिर मकान में वह रह सकते हैं। आगे है घर हमारी मूलभूत आवश्यकता है। जिसके पास खुद का घर नहीं होता वे क्या करते हैं? तो जिसके पास घर नहीं होता वो क्या करते हैं, आपको भी पता होगा कि वे रेन बसेरा करते हैं या फिर किराए के मकान में रहते हैं। रेन बसेरा बोलते हैं धर्मशाला, जैसे रात का रुकने का स्थान, तो ऐसे जगह पर वो रहते हैं। सामूहिक घर यानी सामूहिक यानी बहुजनों के द्वारा एक ही जगह पर निवास करना, यानी रात बिताने के लिए कोई किसी जगह पर रुकना। तो रेन बसेरे का मतलब होता है रात बिताने का स्थान, या फिर बोल सकते हैं महानगरों में गरीबों के लिए बना रात बिताने का स्थान। जब सर्दी का मौसम होता है या भयंकर गर्मी पड़ती है तब सरकार द्वारा रात्रि के समय ठहरने का स्थान होता है। खास तौर से यह सोने के इंतज़ाम करती है तो वह उसमें रेन यानी रात्रि, बसेरा यानी रुकना यानी रात में रुकने का स्थान होता है। फिर इसमें बताया कि सरकार बेघर लोगों के लिए रेन बसेरे की व्यवस्था करती है, जहां उन्हें ज़रूरी सुविधा जैसे सरकार देती है। यानी रात को रहने की व्यवस्था देती है। वहाँ उन्हें क्या मिलता है? पीने का साफ पानी, पहनने के कपड़े, ओढ़ने बिछाने के कपड़े, सामान रखने के लिए अलमारी, शौचालय, प्राथमिक उपचार, मनोरंजन के साधन जैसे टेलीविज़न आदि निःशुल्क उपलब्ध होते हैं। यानी जहाँ पर रेन बसेरा करता है, यानी जहाँ पर हम रात्रि को रुकते हैं, वहाँ पर इन सब चीज़ों की व्यवस्था की जाती है। बेघर लोगों के लिए बनाए गए इन रेन बसेरों को पूरे वर्ष 24 घंटे खुला रखा जाता है। यानी इसमें एक गार्ड होता है, यानी चौकीदार होता है। जब किसी यात्री को ज़रूरत होती है तो वह 24 घंटे ही खुलाता है। यानी कभी भी इस जगह जाकर आप रात बिताने के लिए कमरा बुकिंग कर सकते हैं या ले सकते हैं। रेन बसेरा सार्वजनिक स्थानों जैसे बस अड्डे, रेलवे स्टेशन आदि के पास बनाए जाते हैं। यानी ऐसे सार्वजनिक स्थान जैसे चिकित्सा हो या बस अड्डे हो, रेलवे स्टेशन हो, ऐसे जगह पर इनको बनाया जाता है। पता कीजिए और बताइए आपके आसपास कहीं रेन बसेरा हो तो पता करो कि क्या लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। तो हम इसमें बता सकते हैं कि जो हमारे यहाँ लोग होते हैं वो इन रेन बसेरों में ज़रूर आते हैं, या फिर ज़रूरत होती है तो इसका उपयोग ज़रूर करते हैं। ये होते हैं बस अड्डे के पास होते हैं, रेलवे स्टेशन
होते हैं वहाँ पर मिल जाते हैं आसानी से। दूसरा है वहाँ क्या क्या सुविधा होती है, तो वहाँ पीने का साफ पानी, पहनने के कपड़े, ओढ़ने का जो सामान है यानी बेडशीट वगैरह, अलमारी, शौचालय, प्राथमिक उपचार, मनोरंजन के साधन जैसे टेलीविज़न आदि निःशुल्क उपलब्ध होते हैं। आगे आपके क्षेत्र में कौन कौन सी जगह या भवन है जिसका उपयोग सभी करते हैं, तो हमारे क्षेत्र में बस अड्डे, रेलवे स्टेशन और बड़े मंदिरों के पास ऐसे भवन हैं जिनका उपयोग सभी करते हैं। इसके अतिरिक्त बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, पार्क आदि सार्वजनिक स्थलों का सभी लोग उपयोग करते हैं। सार्वजनिक का मतलब होता है सभी लोगों के द्वारा उसका उपयोग करना। जैसे मंदिर है, चिकित्सालय, यहाँ पे क्या जाति भेदभाव नहीं होता, वहाँ पर सभी लोग आकर अपना, जैसे चिकित्सालय है तो वहाँ इलाज करेंगे, या सार्वजनिक स्थल है तो वहाँ पर रहेंगे। तो यानी ऐसे रहने का स्थान जहाँ पर कोई भी जाति वाति का भेदभाव नहीं करके सभी को आश्रय दिया जाता है, यानी निवास रहने के लिए कमरा दिया जाता है, जिसमें ऊंच नीच भेदभाव या छोटा बड़ा, गरीबी अमीरी नहीं देखी जाती। ज़रूरत के अनुसार सभी को रहने का स्थान दिया जाता है। तो यही होता है। आगे भारत के विभिन्न क्षेत्रों के मकान, तो हमारे देश भारत में भौगोलिक विभिन्नता पाई जाती है। अब भौगोलिक विभिन्नता क्या होती है, तो भौगोलिक विभिन्नता का शब्द का अर्थ है किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों, जानवरों या रीति रिवाज, सांस्कृतिक रूप से अलग, विभिन्न आदि में अंतर होना। भौगोलिक विभिन्नता एक ऐसा क्षेत्र या देश जहाँ विभिन्न राहतें और जलवायु मिलती है, जैसे घाटियाँ, पहाड़, रेगिस्तान, जल संसाधन जैसे समुद्र तट, झीलें और नदियाँ, ये सब भौगोलिक विभिन्नता ही होती है। जैसे पाठ में बताया कि कहीं बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, तो कहीं विशाल मैदान होते हैं, कहीं वर्षा अधिक होती है, तो कहीं मरुस्थल होते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में वहाँ के मौसम के अनुसार भी अलग अलग प्रकार के मकान बनाए जाते हैं। यानी कहीं पर तेज़ गर्मी होती है तो वहाँ उस अनुसार मकान बनाया जाता है, कहीं सर्दी ज़्यादा होती है तो उसके अनुसार सर्दी गर्मी ऐसी जलवायु को देखकर वहाँ पर मकान बनाए जाते हैं। तो इस तरह से जलवायु और भौगोलिक स्थिति को देखकर मकान बनाया जाता है। फिर है समुद्र तटीय क्षेत्रों के मकान, यानी समुद्र के किनारों पर बने हुए मकान किस प्रकार के बनते हैं उसके बारे में बताया गया है। कि भारत का मानचित्र आपने देखा ही होगा, इसके तीनों ओर समुद्र है, यानी आपने मानचित्र देखा उसमें देखा होगा कि तीनों ओर समुद्र है। तो अतः हमारे देश के कई शहर व गांव समुद्र तट पर बसे हैं, यानी ऐसे हमारे जो गांव शहर है जो समुद्र के किनारे वे बसे हुए हैं, यानी उनके घर बनाए हुए हैं। समुद्र के पानी में ऊंची ऊंची लहरें उड़ती हैं, यानी जो समुद्र का पानी होता है उनकी लहरें भी आपने देखी होगी, ऊंची ऊंची मतलब बढ़ती रहती है, आगे से आगे बढ़ती रहती है। तो समुद्री तूफान भी आते हैं वहाँ पर, जब लोग पास में रहते हैं तो उनके पास में मतलब किनारे की जो बौछार होती है वो भी उनके घर पे पड़ती है। तो यहाँ कभी कभी बरसात भी अधिक होने से बाढ़ भी आ जाती है, यानी इन घरों के ऊपर उसे पानी भी ऊपर तक आने लगता है। तो नीचे ऐसी समुद्र तट के किसी गांव के घर का चित्र आपने देखा ही होगा कि नीचे दिया हुआ है कि समुद्र के किनारे देखो ये पास में मकान बनाया गया है। तो ये किससे बना है, लकड़ी से बना हुआ है, क्योंकि अगर जो सीमेंट बजरी आदि से होगा तो वो उससे सीलन आएगी, सीलन से वो गल जाएगा और ढहने लगेगा। तो ऐसे स्थानों पर लकड़ी के आवास बनाए गए हैं। तो उसे बनाया कि यहाँ मकान की दीवारें मिट्टी की बनी हो तो क्या होगा, यानी दीवारें अगर मिट्टी की बनी हुई है तो क्या होगा, तो समुद्र तट पर मकान की दीवारें मिट्टी की बनी होगी तो समुद्र तूफान और तेज बारिश आने पर वह नष्ट हो जाएगी, यानी मिट्टी की होगी तो वो गल जाएगी। समुद्र तटीय मकानों को बनाने में लकड़ी का उपयोग अधिक क्यों होता है, तो समुद्र तटीय घरों के आसपास जंगल अधिक होते हैं जिससे लकड़ी बहुत आसानी से मिल जाती है। इसके अतिरिक्त लकड़ी समुद्री तूफान आदि से बचाव में भी सहायक होती है। फिर है हमारे आसपास जंगल कम हो रहे हैं, अतः मकान बनाने में लकड़ी के स्थान पर क्या क्या सामग्री काम में ली जा सकती है, तो मकान बनाने में लकड़ी के स्थान पर पत्थर, ईंट, कंक्रीट आदि सामग्री काम में ली जा सकती है, यानी लोहे के सरिये, कंक्रीट, बजरी, सीमेंट, प्योर सीमेंट, यानी जिसमें ज़्यादा मात्रा में मिट्टी या कंक्रीट ना मिलाकर प्योर होती है ना, तो वे वो सब हम इसमें काम में ले सकते हैं।
क्योंकि आजकल पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की वजह से वर्षा में कमी हो गई है। पेड़ जो अधिक कट रहे हैं तो हमारे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जीव जंतुओं के भी नुकसान हो रहा है।